प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट किया गया है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आई एम सैडन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, कल्याण सिंह जी, स्टेट्समैन, वेटरन एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रास रूट्स लेवल लीडर एंड ग्रेट ह्यूमन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये ट्वीट किया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले श्रद्धांजलि दी गई है। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका कल्याण सिंह का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे ही नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और ये बताते हुए कि कितने बड़े लीडर, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस उनका रहा। प्रधानमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि जनरेशंस टू कम विल रिमेन फॉर एवर ग्रेटफुल टू कल्याण सिंह जी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज कल्चरल रीजेनरेशन। ही वॉज फर्मली रूटेड इन इंडियन वैल्यूज एंड टुक प्राइड इन आवर सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस। तो इंग्लिश में ट्वीट किए गए हैं जिसमें कहा गया कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हमेशा आभारी रहेंगी। सीएम राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छु होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। कुशल प्रशासक, 2 बार रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। लोगों को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा और कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके फॉलोअर्स के लिए और जो लोग उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनके लिए रखा जाएगा। तो अपूर्णीय क्षति बीजेपी के लिए कल्याण सिंह का जाना है। इसके अलावा राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता वो रहे। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया यूपी के सीएम द्वारा और परसों शाम के वक्त गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार किए जाने की बात भी कही गई। 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है ताकि लोग अपनी श्रद्धांजलि दे सकें, उन्हें आकर श्रद्धांजलि दे सकें कल्याण सिंह को। पहले कल्याण सिंह के आवास पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फिर विधान भवन ले जाया जाएगा, उसके बाद पार्टी कार्यालय, फिर शाम को अलीगढ़ ले जाया जाएगा और परसों अतरौली जो कि कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही वहां पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट किया गया है और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले
योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा अपूर्णीय क्षति से बीजेपी के लिए बताया गया। तो तस्वीरें भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई है एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ियां कल्याण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने ऐसे करोड़ों लोगों को आवाज़ दी जो कि मार्जिनलाइज्ड थे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में, विशाल हमारे साथ हैं और रविंद्र भी हमारे साथ है। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने और हमने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक, क्या कहें यही सबसे बड़ी पहचान कल्याण सिंह की रही? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर ये सबके सामने है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है कि 1992 6 दिसंबर को जो बाबरी ढांचा गिरा था उसमें कल्याण सिंह वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार थी और शक्ति बरतने के पहले से आदेश दिए गए थे, फौज भेज दी गई थी, सेना भेज दी गई थी, तमाम तरह के केंद्रीय पारामिलिट्री फोर्सेज वहां थे। लेकिन कल्याण सिंह ऐसी शख्सियत थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सब कुछ सहा, अपनी गद्दी छोड़ दी, अपनी मुख्यमंत्री बाद में छोड़ दी, लेकिन एक गोली नहीं चलने दी और बाबरी ढांचा गिरा दिया गया और अपने सबके सामने है। लेकिन यही उनकी पहचान नहीं रही है। देखिए उन्होंने आज जो एनकाउंटर योगी सरकार में 2017 से आपने देखा है, पूरे देश देख रही है और इसके लिए बड़े बड़े उदाहरण और दावे भी किए जाते हैं यूपी सरकार द्वारा। लेकिन इसकी अगर कहीं शुरुआत अगर हुई है तो कल्याण सिंह के समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर हालत में थी यूपी की। कल्याण सिंह आए थे तो बड़े बड़े जो हिस्ट्री सीटर थे उन सबका एनकाउंटर हुआ था और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस से यही कहा था किसी के दबाव में काम नहीं करना है, किसी के दबाव में बचाव नहीं करना है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कानून के सर्वोच्च जो सजा है उसको दिया जाना चाहिए। और उस समय एकाएक आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा, उस समय पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी बहुत ही अच्छी हो गई थी, बद से बदतर थी, उसे सर्वसुलभ और आम लोगों के लिए बनाने में कल्याण सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक और बात है, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और कल्याण सिंह के आदेश पर या निर्देश पर राजनाथ सिंह ने उसमें काफी कड़ाई बरती थी और उसके कारण से शिक्षा व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन बच्चे काफी कम संख्या में उस समय पास हुए थे 10th और 12th के एग्जाम में या फिर कॉलेज के एग्जाम में। तो ये सब चीजें उदाहरण है उनके सामने। लेकिन राम मंदिर, जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी साहब बोल रहे थे कि राम मंदिर अगर आज स्वरूप ले रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका कल्याण सिंह की रही है। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, तो जाहिर सी बात है 2012, 13, 11 से ही अगर कहा जाए तो कल्याण सिंह बीजेपी में रहे हो या न रहे हो, उनकी भूमिका उतनी रही हो, कद बड़ा रहा हो या न रहा हो बीजेपी मौजूदा समय, लेकिन वो 10-11 से ही जब हम लोग भी देखते थे संसद में हो या बाहर, जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि प्रधानमंत्री के लिए या फिर कांग्रेस को कोई चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी दे सकता है। क्योंकि छोटे थे इसलिए वो इस भाषा में उनको अपना आशीर्वाद देते थे। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया, एडिशनल चार्ज हिमाचल प्रदेश का बना। तो बहुत अपने लंबे समय 1967 से विधायक रहे हैं, कई बार वो विधायक 2-2 बार सांसद रहे हैं, अहम भूमिका निभाई, अपनी पार्टी बनाई। एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पीछे लोग जाति कह सकते हैं 4 से 5% वोट उनके साथ रहता था। और जब वो बीजेपी छोड़े थे तो बीजेपी का बुरा असर हो गया था यूपी में। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी शख्सियत थे, बीजेपी में रहे तो बीजेपी का कद बढ़ा, बीजेपी से बाहर गए तो बीजेपी की शख्सियत घटी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ तक जा रहा है, एक समय हम लोगों ने भी देखा था और सुना था कि उनका कद ऐसा हो गया था राम मंदिर के समय कि वो वाजपेयी से भी उनकी बड़ी शख्सियत बीजेपी में मानी जाने लगी थी लाल कृष्ण आडवाणी के बाद। हालांकि आडवाणी के काफी करीबी रहे, लेकिन वाजपेयी से मनमुटाव और वाजपेयी के खिलाफ जो उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था उसके कारण से उनको बीजेपी से बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ गया था पार्टी को, मजबूरी में या जरूरी था उसमें, क्योंकि वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बन गए। विशाल, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां कल्याण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेंगी और उन्होंने करोड़ों ऐसे लोगों को आवाज़ दी जो कि मार्जिनलाइज्ड थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उनकी आवाज़ कल्याण सिंह बन गए।
देखिए बिल्कुल आदित्य, क्योंकि जिस बात को मैं कह रहा था, मंडल और कमंडल दोनों के लिए कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने जाते हैं। और ओबीसी जब 89 का दौर था, मंडल कमीशन का एक वक्त आया था, उस वक्त कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे के तौर पर बहुत तेजी से उभरे थे और उनके जो फैसले थे, उनका जो कामकाज था, उसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो ताकत थी वो बढ़ाने का काम किया था और ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के साथ बहुत मजबूती से जोड़ा था कल्याण सिंह ने। दरअसल कल्याण सिंह भले ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आते हों, लेकिन जो उनकी पकड़ थी, जो उनकी पहचान थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में थी। वो एक जात के नेता नहीं बचे थे, वो हिंदुत्व के एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए उन्हें हर जात और तबके के लोग पसंद करते थे, क्योंकि कल्याण सिंह कोई भी बात कहते थे तो बहुत दमदारी से कहते थे, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता था। वो बहुत ज्यादा चापलूसी की चीजें पसंद नहीं करते थे। और जो पुराने नेता हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, कल्याण सिंह के कार्यकाल के बारे में पूछते हैं, तो ये बताते हैं कि उनके सामने जब अधिकारी किसी मामले को लेकर जाते थे और कोई अगर बड़ी घटना उनके दौर में उत्तर प्रदेश में होती थी, तो वो बिल्कुल कांपते हुए उनके सामने पहुंचते थे। क्योंकि कल्याण सिंह जैसा प्रशासक उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो मिलना बहुत मुश्किल होता है और उनकी इस बात की तारीफ हर राजनीतिक दल के लोग करते हैं। और कल्याण सिंह का एक किस्सा बहुत मैं दिल्ली में उनके पास बैठा हुआ था, कुछ लोग उनको चढ़ा रहे थे। ये बात है तकरीबन 2012 के आसपास की कि बाबूजी अभी आपको एक और पारी खेलनी है, आपका बहुत बड़ा जनाधार है और आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह ने जो अपने उस समर्थक को जवाब दिया था, वो एक शायरी के माध्यम से दिया था। उन्होंने कहा था, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। और इस लाइन के साथ में कल्याण सिंह ने कहा था कि अब मैंने अपनी पारी खेल ली है और अब अगर मैं इस गलतफहमी का शिकार रहूं कि मैं कल्याण सिंह जी का जाना मैं समझता हूं कि सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के लिए एक अपूर्णिम क्षति है। मैं समझता हूं कि ये कभी भर नहीं सकती, ये गैप कभी भर नहीं सकता, ये रिक्ति कभी पूरा नहीं हो सकती। मैं इस मौके पर बाबूजी को सच्चे हृदय से, मन के समस्त अच्छे भावनाओं के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। किस तरह से कल्याण सिंह जी को याद किया जाएगा, किन चीज़ों के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर खड़ी है, यहां पहुंचाने में भाजपा को बहुत बड़ा योगदान बाबूजी का रहा है। जब तक वो जिंदा रहे, समाज के हर वर्ग के लोगों ने, और खास तौर पर जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनके सिर्फ जिंदा रहने भर से एक मनोबल सबका बढ़ा हुआ रहता था कि हमारे ऊपर अगर कुछ होगा तो बाबूजी हमारे लिए खड़ा हो जाएंगे। इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत उनकी थी कि आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा देश में आया जब पूरे देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। इतनी बड़ी शख्सियत, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज भाजपा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिनको अपने खून पसीना से उन्होंने सींचने का काम किया था, भाजपा को यहां तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। सच में एक बेजोड़ और बेमिसाल नेता के तौर पर हमेशा हमेशा भारत की राजनीति में वो जिंदा रहेंगे। उनके नाम को कोई मिटा नहीं सकता। जो योगदान उन्होंने दिया है समाज को बनाने में, उसको कोई भुला नहीं सकता। निश्चित तौर पर जब भी भाजपा की चर्चा होगी, जब भी भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा होगी, तब तब ये देश, ये समाज, ये दुनिया बाबूजी को याद करेगी। बिना उनके याद किए ये अभियान कभी पूरे नहीं माने जाएंगे। तो हर कोई अपने अपने तरीके से कल्याण सिंह के योगदान को याद कर रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह द्वारा ये ट्वीट किया गया। उन्होंने ये कहा कि बहुत ही पर्सनल तरीके से राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। जिस तरीके से उनके योगदान को
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा याद किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से एक रिक्तता आई है जिसकी भरपाई लगभग असंभव है। तो एक रिक्तता की बात यहाँ पर हर कोई कर रहा है और शायद यही वो छाप है उनकी, कल्याण सिंह की, जिसके बारे में हम पिछले आधे घंटे से ये डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, युवा राजनाथ सिंह को अगर सियासी तौर पर आगे बढ़ाने में अगर किसी की भूमिका रही है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें कल्याण सिंह की जरूर रही है और इसलिए राजनाथ सिंह उनको ये बड़े भाई के तौर पर याद भी कर रहे हैं। रोक रही हूँ यहाँ पर रविंद्र, हमारे साथ विनय कटियार जी हैं। विनय कटियार जी, बहुत दुखद खबर। सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनसे लास्ट टाइम कब मिल पाए, क्या बात हुई, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नहीं, दुख तो मुझे अपार है क्योंकि वो उनको मैं बड़ा भाई मानता था और वो जब बीमार थे तो मैं गया था जब देखने के लिए, तो बोल तो नहीं पा रहे थे लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो हाथ बहुत देर तक पकड़े रहे। वहां पर एक डॉक्टर आए, उन्होंने हाथ फिर मेरा छुड़वाया और बड़ा माने ये दुखद समाचार है, वो हमारे बीच में आज नहीं रह गए। मैं हमेशा उनको अपना बड़ा भाई मानता रहा हूँ और हमेशा याददाश्त रहेगी जब तक बड़ा भाई ही मानता रहूँगा। कल्याण सिंह जी एक जुझारू नेता थे, किसानों के नेता थे, गरीबों और मसीहों के नेता थे, साफ सुथरा शासन प्रशासन चलाने वाले नेता थे। कल्याण सिंह की एक छवि अच्छे प्रशासक की थी। बिना पैसा लिए काम होता था उनके राज्य में। इतने साफ सुथरे आदमी कल्याण सिंह, कहना बड़ा कठिन होता है लेकिन वो रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का हुआ, अंतिम समय में वो राम की जन्मभूमि पर दर्शन करना चाहते थे। कई बार उन्होंने कहा लेकिन वो समय बन नहीं पाया, लेकिन वो जा नहीं पाए। यही बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी जी। आप उनके योगदान को, आपसे मैं कहूँ, आपने उनसे क्या वो बात रही जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किया? आपने उसे अपने राजनीतिक सफ़र में उसे उतारने की कोशिश की, अगर आप कुछ बता पाए। नहीं, हमने अपने राजनीति के जीवन में ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। राजनीति में कल्याण सिंह जी से हमने कुछ बातें सीखी थी और वो आज हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए बहुत अखरता है। मैं कई बार जाता था, घर जाता था, उनसे पूछता था, संवाद करता था। कोई अगर हमारे मन में कोई विशेष बात होती थी तो उनसे चर्चा करता था। तो ये अब खलेंगे हमको, अब वो हमारे बीच में नहीं है, क्या कर सकते हैं। आपकी ऐसी कोई मुलाकात, ऐसा कोई वाकया जो आप चाहें आज आपके मन में आ रहा हो और आप चाहते हो कि आप करोड़ों दर्शकों के साथ उसे साझा करें? नहीं, उन्होंने हमसे कहा था, विनय देखो, ये ढांचा रहे या जाए, हम लाठी गोली नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पर। हम मौत नहीं होने देंगे किसी की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा
दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। रिक्तता की बात वो भी कर रहे हैं, रिक्तता की बात थोड़ी देर पहले विनय कटियार जी भी कर रहे थे, राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं। हर कोई जिससे जानने का मौका मिला कल्याण सिंह को और उनकी सियासत को समझने का मौका मिला, इसे अपूर्णीय क्षति बीजेपी के लिए बता रहा है। मेरे दो सहयोगी लगातार साथ में हैं। रविंद्र, 90 की अगर बात करें, 90s के दशक की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह की छाप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर किस तरह से दिखाई देती थी और फिर उसे नेशनल पॉलिटिक्स पर कैसे महसूस किया गया? देखिए, बाबूजी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदाई क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी के निधन से काफ़ी दुखी हूँ। रविंद्र, आप तक अगर मेरा सवाल पहुँच पाया हो। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार इस शोकाकुल में भगवान उन्हें बल दे, आत्मबल दे, इस कठोर दुख को सहन करने में सदी प्रदान करे। हम सब संत महात्मा आदरणीय कल्याण सिंह को इसलिए मानते थे, हमेशा मानते रहेंगे कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, तमाम लोग ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे मिलने गए और आदरणीय कल्याण सिंह जी संतों के बहुत प्रेमी थे। एक बार पुनः उनके निधन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दुख प्रकट करता है एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रद्धांजलि देते हुए कल्याण सिंह को। रविंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, मेरा सवाल पहुंच पाया हो, 90 के दशक में कल्याण सिंह का यूपी की सियासत और राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव।
देखिए अदिति, 90 के दशक में अगर देखा जाए तो संघ के प्रमुख थे उस समय बाला साहब देवरस, और सर कारवा थे भाऊराव देवरस, उनके छोटे भाई। काफी सख्त माने जाते थे भाऊराव देवरस, लेकिन उनका काफी स्नेह रहता था कल्याण सिंह के समय, चाहे युवा कल्याण सिंह हो या फिर बाद में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उसके बाद सर संचालक बने रज्जू भैया, जो उत्तर प्रदेश से आते थे। उनका भी वरदहस्त भी रहा और काफी उनके करीबी संबंध भी रहे थे, यानी संघ से उनके काफी अच्छे संबंध रहे और संघ उनको काफी मानता था। और यही वजह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश में कास्ट बैरियर से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद या हिंदुत्ववाद या विकास के पुरोधा बन गए हैं, और यहाँ पर उनके लिए कास्ट कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह से 90 के दशक में अगर देखा जाए तो कल्याण सिंह की ऐसी शख्सियत हो गई थी कि वो लोध जाति से थे, लेकिन अक्रॉस द यूपी या फिर पूरे भारत में, खासकर जिसे काउ बेल्ट लोग कहते हैं या हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां पर सभी जात में कल्याण सिंह का, खासकर बीजेपी या हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों में कल्याण सिंह का नंबर 1 के रूप में अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कल्याण सिंह की शख्सियत बन गई थी 90 के दशक में। और इसका प्रभाव बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ, जब बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव के समय केंद्र में आई, और बाद में अब धीरे धीरे आप देखिए कि केंद्र की सत्ता में भी आई है। तो इसके अगर जड़ देखा जाए तो 90 के दशक में कल्याण सिंह की जो भूमिका रही थी राम मंदिर के समय, उससे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता था। और देखिए राम मंदिर में अगर देखा जाए अदिति, तो 3 लोगों की भूमिका सबसे अधिक मानी जा सकती है। एक अशोक सिंघल, स्वर्गीय अशोक सिंघल बीएचपी के प्रमुख थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा निकाले थे, जिसने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जो एक धार्मिक मुहिम था उसे सियासी मुहिम तक ले गए, और आज उसका पूरे आपने देखा कि क्या किस अंजाम तक पहुंचा। और तीसरे वैसे शख्सियत थे कल्याण सिंह, जो मुख्यमंत्री रहते हुए सभी ने कहा, चाहे विनय कटियार हो जो उसमें बजरंग दल के संयोजक थे, कन्वीनर थे, या फिर राजनाथ सिंह हो या दूसरे लोग हों, सभी का मानना है कि अगर कल्याण सिंह की जगह पर, और एक बात और है कि उस समय के कारसेवकों का यह मानना था कि उत्तर प्रदेश की गद्दी में लखनऊ में कल्याण में भी फायदा मिला, और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनसे बहुत सीखा। हमने कई महत्वपूर्ण बिल उसमें पास किए, जिसमें नरेगा का बिल था, उस समय एक भूमि अधिग्रहण का बिल भी आया था, उसमें भी काफी चर्चा हुई। और उन 4.5-5 सालों में करीबी से उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने हम युवाओं को मौका दिया, एक दिशा भी दी, और एक बेहतर समिति में एक बेहतर काम करने का रास्ता भी उन्होंने हमें दिखाया। रविंद्र, बात पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए ये 3 की सबसे अहम भूमिका रही है। और उस समय के जब 92 में बाबरी ढांचा गिर रहा था और हजारों लाखों की संख्या में कारसेवक वहां मौजूद थे, तो सबको ये विश्वास था कि उत्तर प्रदेश या लखनऊ की गद्दी पर अगर कोई है तो कल्याण सिंह है, गनीमत से, आराम कृपा से। उनका ये कहना था, न कि मुलायम सिंह है। और इस जो हमें एक लाठी तक नहीं चलने देगा, हमारे ऊपर एक गोली तक की बात तो दूर है। और इसलिए देखिए कि विवादित बाबरी ढांचा वहां गिरा, भले ही उसके लिए कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी न्यौछावर कर दी। हालांकि उस समय कांग्रेस सरकार का यह कहना था कि हमने 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बर्खास्त की थी, जो काउ बेल्ट माने जाते थे उन 4 राज्यों में, लेकिन कल्याण सिंह कहना था कि उनके बर्खास्तगी से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसे मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर इसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हुए। जो तो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह कास्ट बैरियर से ऊपर रहे। बीजेपी का काउ बेल्ट से अगर अक्रॉस द कंट्री राम मंदिर के तौर पर इस भूमिका को ले जाने में किसी को रही है तो कल्याण सिंह की रही है। एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर से प्रशासक भी रहे हैं, शिक्षा के प्रति हो या फिर कानून व्यवस्था के प्रति हो, और जैसा बताया जाता है नरेगा हो या फिर दूसरे तरह से किसानों के लिए या फिर दलित पिछड़ों के लिए एक आवाज बन के कल्याण सिंह उभरे थे। और इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी आज अगर है उसमें चंद लोगों की अगर सबसे ज्यादा भूमिका है, चाहे अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हो, लेकिन उसमें कल्याण सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर राजनीति से उन्हें भले ही विश्राम दिया हो, लेकिन उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठाया राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर। विशाल भी हमारे साथ हैं और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ उन्होंने आकर प्रेस से बात की और पूरा विवरण दिया कि किस तरह से राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और किस तरह श्रद्धांजलि दी जाएगी कल्याण सिंह को और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, जो भी प्रतिक्रिया देख और सुन रहे हैं, सब में एक ही बात कि एक अपूर्णीय क्षति बीजेपी के लिए और साथ ही एक बहुत ही बड़े एबल एडमिनिस्ट्रेटर, राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी नेता के तौर पर तो उनको जाना ही जाता है, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनसे जुड़ी कुछ बातें, कुछ बड़े फैसले दर्शकों को बताइए।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल्याण सिंह से जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी लगभग 4 अगस्त 2020, जब राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले, और कल्याण सिंह ने उस वक्त जो अपना बयान दिया था जी न्यूज़ से बातचीत में, उन्होंने कहा था कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। उनकी जो खुशी थी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया था। कोई नेता अपनी कुर्सी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उस कुर्सी का भी त्याग कल्याण सिंह ने कर दिया था। राम से हमारे अभिभावक की तरह से रहे और प्रदेश की और देश की जनता उन्हें एक सफल और मजबूत फैसले लेने वाले प्रशासक के रूप में देखेगी। चाहे वो नकल विरोधी विध्यादेश रहा हो, चाहे राम मंदिर के समय पर उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, वो याद रखे जाएंगे। खैर, मैं समझता हूँ उनके जीवन काल में एक बड़ा फैसला हुआ कि राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन एक आत्मिक भाव से, एक अभिभावक भाव से मुझे उनके साथ, जब मैं राजस्थान के गवर्नर, मैं भी राजस्थान से हूँ, राजस्थान के गवर्नर के रूप में जब मैं गया और उन्होंने कहा कि नाश्ता आज तुम मेरे साथ करोगे, आप समझिए कि ऐसे खिलाते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है ये भी खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए। और जो लोग उनसे मिल के आते थे एक खुशी लेकर आते थे कि हम अपने नेता से मिले हैं, अपने अभिभावक से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक क्षति तो है ही, अपने प्रदेश की जनता का, देश की जनता का एक अच्छे राजनेता, एक सक्षम राजनेता, एक ईमानदार राजनेता के रूप में भी एक क्षति। तो अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे और रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ हैं। विशाल, आप बात पूरी कर लें कि किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने आमजन को छुआ। देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात कानून व्यवस्था को लेकर उनके कई ऐसे फैसले थे जब उन्होंने अपनी सरकार में एनकाउंटर की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखाई थी अपने सरकार में। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा प्लान था, जिसे वो उनके मन में एक कसक रह गई थी आखिरी दिनों में भी, उसे वो पूरा नहीं कर पाए, एक स्मार्ट विलेज। एक उनका ये तब का सपना था जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जब दोबारा सीएम बने थे, कि उत्तर प्रदेश के गांवों को हम एक मॉडल विलेज के तौर पर ले जाएं, ताकि जो नाली, सड़क, खड़ंजे की लड़ाई होती है आपस में, वो सब चीजें दूर हो सके। उसका एक प्लान वो तैयार कर रहे थे, ऐसा उन्होंने एक निजी बातचीत के दौरान बताया था, लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी सरकार चली गई थी। इसके अलावा कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में जाना जाता है नकल अध्यादेश के लिए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी सुधरे, उनको जो पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज की पूरी समझ आए। इसके लिए यह जरूरी था कि नकल विहीन परीक्षाएं हो पाए और बच्चे जो मेहनत करके आ रहे हैं उनको उसका फल मिल सके। इसीलिए वो नकल अध्यादेश लेकर आए थे। बड़े पैमाने पर जो नकल माफिया थे उनको जेल भेजा था, कई कार्रवाई भी की थी। और इसके अलावा कल्याण सिंह इस तरह के प्रशासक माने जाते थे, जब उनसे बातचीत करिए वो ये कहते थे अधिकारी सबसे तेजी से रंग बदलते हैं सरकार के साथ में, इसलिए नेताओं की यह पहली जिम्मेदारी हो जाती है कि अधिकारियों से, खासतौर पर जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे कैसे काम लिया जाए। इसके लिए कल्याण सिंह ये बताते थे कि किसी भी नेता को, जो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सांसद या विधायक, उन्हें अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी निचले स्तर से लेनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से लेनी चाहिए और जनता से लेना चाहिए, तब अधिकारी उन्हें गुमराह नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कई बार जब अधिकारी कल्याण सिंह के पास जाते थे तो वो बहुत डर कर जाते थे कि कहीं अगर इस मामले पर कोई झूठ बोलेंगे तो कल्याण सिंह उस चीज को तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं। वो सीधे लोगों से कनेक्ट रहते थे, वो देर रात तक लोगों से फोन पर बातचीत करके फीडबैक लिया करते थे। और अपनी बीमारी से कुछ सालों पहले तक भी वो काफी सक्रिय थे। जब राज्यपाल थे राजस्थान के, तब भी वो तो उत्तर प्रदेश के लोगों से लगातार बातचीत किया करते थे। इसके अलावा जो उनका तमाम सियासी फैसले रहे, चाहे बीजेपी छोड़ना हो, मुलायम सिंह यादव के साथ जाना हो, या फिर अपनी पार्टी बनाना हो, या फिर दोबारा से बीजेपी में वापस आना हो, ये ऐसे बोल्ड फैसले कल्याण सिंह ही ले सकते थे।
अब लेकिन कल्याण सिंह को बीजेपी इतना ज्यादा मानती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह की बहुत इज्जत करते थे और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तो कल्याण सिंह ने खुलकर इस फैसले का समर्थन किया। कल्याण सिंह के बेटे आज सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के एटा से और कल्याण सिंह के पोते जो संदीप सिंह हैं वो विधायक भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। यानी जो कल्याण सिंह का राजनीतिक वजूद रहा था, जो कि 60-70 के दशक में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा से शुरू हुआ था, वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक होते हुए एक लंबे सफर पर गया। लेकिन कल्याण सिंह कभी अपने विचारों से नहीं हटे, कल्याण सिंह अपने फैसलों से कभी नहीं हटे और जो उनका आखिरी बार इंटरव्यू में यह कहना कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा, ये कहते हुए उनके आंखों में आंसू थे, काफी भावुक हो गए थे कि अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जो मेरा सपना था वो पूरा हो रहा है। लेकिन जैसा कि विनय कटियार ने अभी बताया था जब फोन पर वो उपलब्ध थे कि कल्याण सिंह के मन में यह इच्छा थी कि वो रामलला के जाके दर्शन करें, अब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई कि राम मंदिर का निर्माण जब पूरा हो जाता तो एक बार वो दर्शन करते राम मंदिर में, लेकिन वो उनकी इच्छा अधूरी रह गई। पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से कल्याण सिंह बहुत ज्यादा खुश थे और उत्तर प्रदेश में वो किसी जाति के एक नेता नहीं बचे थे, उनको सभी समाज का साथ था, सभी समाज के लोगों की वो पसंद थे क्योंकि उसके 2-3 बड़े कारण थे। एक तो कुशल प्रशासक होना और ईमानदारी बिल्कुल इस तरह की थी कि उनके ऊपर कोई पैसे या भ्रष्टाचार को लेकर आरोप नहीं लगा सकता था और इस बात को आज विपक्षी दल के नेता भी उदाहरण के तौर पर देते हैं। आप जितने भी बड़े नेताओं से पूछिए वो ये जरूर कहते हैं कि कल्याण सिंह से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उनके पास जब आप बैठिए तो वो आपसे आपके पसंद की चीजों की बात करेंगे, आपके क्षेत्र की बात करेंगे। अगर आप पत्रकार हैं उनके साथ बैठ रहे हैं तो पॉलिटिक्स की एक लंबी चर्चा करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं वो एक एक गुणा गणित समझते हैं, तमाम समीकरण को जानना चाहते हैं। काफी देर तक वो लोगों को सुनते थे और सुनने के बाद अपनी बात रखते थे। शेरो शायरी वाले अपने अंदाज के लिए कल्याण सिंह जाने जाते थे, बहुत बड़ी बातें कुछ शब्दों में ही कहकर बयां कर देते थे, यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और इसीलिए कल्याण सिंह से मिलने का मुझे जब जब मौका मिला था, चाहे दिल्ली में या लखनऊ में, तो कल्याण सिंह हमेशा यूपी को लेकर जो बातचीत करते थे, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे, वो सुनकर यह लगता था कि कल्याण सिंह को एक एक गांव का अगर आप देखिए, क्योंकि राजनीति में जातीयता एक बहुत बड़ा सच माना जाता है, उन्हें जातीय समीकरण तक बिल्कुल रटे हुए थे कि अगर वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की बात करते थे तो ये बताते थे कि किस विधानसभा में किस बिरादरी के ज्यादा मतदाता है, यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है या जातीय मुद्दा चल रहा है, विकास का मुद्दा कहां पर। तो ये सारी चीजें कल्याण सिंह को पूरी तरह से उंगलियों पर रटी हुआ करती थी क्योंकि वो सीधे कनेक्ट रहते थे, उनके हर जिले में अपने लोग रहते थे और इसीलिए कल्याण सिंह को आज हर कोई याद करेगा, उनके कामों को याद करेगा, उनके फैसलों को याद करेगा और सबसे बड़ी बात जिसे पूरा देश याद कर रहा है, राम मंदिर को लेकर जो उनका बोल्ड फैसला था। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं गंवाना चाहता है, कोई भी बड़ा नेता अपनी कुर्सी से नहीं हटना चाहता है, लेकिन कल्याण सिंह ने हंसते हंसते ये कहा कि नैतिक जिम्मेदारी मेरी है और मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग देता हूं। जब विवादित ढांचा का विध्वंस हुआ था, लेकिन उन्होंने कार सेवकों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और जब अभी तमाम बड़े नेता उस मामले में बरी हुए थे, तब भी कल्याण सिंह ने कहा कि उन्होंने जो भी किया उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है और उन्हें इस बात की कोई 1% भी चिंता नहीं कि उनसे कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, वो खुश थे अपने फैसले से। अदिति, तो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम और यूपी में एक बड़ी छाप छोड़ने वाले कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली, श्रद्धांजलि हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें दे रहा है। थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह अपूर्णीय क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह ने रिक्तता का जिक्र किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनसे काफ़ी कुछ सीखने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और साथ ही किस तरह से उन्होंने आमजन को छुआ, आमजन की ज़िंदगी को प्रभावित किया और जो लोग मार्जिनलाइज थे उनकी आवाज़ कैसे बने, सब अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से
याद कर रहे हैं कल्याण सिंह को। और मेरे भी दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। कई बड़े नेताओं से हमारी बात हो रही है और उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबकी अपनी यादें हैं, सबको कल्याण सिंह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा। थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह अंतिम संस्कार किया जाएगा। परसों 23 तारीख को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता कल्याण सिंह रहे, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.